प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश एक सीधी किरण होता है। मतलब जैसे मान के चलें हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है सब प्रकाश के कारण दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। अब चीज़ दिखाई कैसे देती है? मान के चलिए कोई भी हम चीज़ को देख रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हम आसमान को देख रहे हैं, तो आसमान हमें नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन नीला दिखाई देने के कारण पीछे क्या है, तो सीधी सी बात है, उसके जो भी आकृति है वहाँ से प्रकाश का जो परावर्तन है वहाँ से प्रकाश की वजह से जो भी चीज़ परावर्तित होती है उसी कारण हमें चीज़ दिखाई देती है। अब बात करें हम किसकी, जैसे कि कोई प्रकाश की किरण है। अब प्रकाश की किरण है तो क्या है, देखिए यहाँ पे दे रखा है विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश कर रही है, तो क्या हो रहा है कि जैसे ही विरल माध्यम में कोई किरण आई प्रकाश की और सीधा सघन माध्यम आई, तो क्या हुआ कि अवलंब की ओर झुक गई। लेकिन अगर यही चीज़ किसमें होती है, उल्टा कर देते इसको, तो अगर कोई प्रकाश की किरण है तो क्या है कि अवलंब की ओर ना झुक करके किसकी ओर अवलंब से दूर जाएगी। तो देखो नीचे वाली स्थिति में दोनों चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई भी प्रकाश की किरण होती है, अगर वो क्या कहते हैं विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। अगर वहीं उसको उल्टा करते हैं, सघन को नीचा कर दें, सघन को ऊपर ले लें और विरल को नीचा कर दें, तो वो क्या है अवलंब से दूर हट जाती है। अब वहीं दे रखा है जो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश में किस प्रकार देखते हैं। तो देखो प्रकाश की प्रकृति दो तरह की होती है, एक कण की होती है, एक होती है कण की, तरंग और कण की। अब देखो द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति पूछा था, अभी द्वैत प्रकृति किसने दी थी। तो द्वैत प्रकृति के बारे में बताएं तो सबसे पहले ये डी ब्रॉग्ली ने सिद्धांत दिया था अपना, जो उसमें द्वैत प्रकृति सिद्धांत था। उसमें कहा था कि ये प्रकाश होता है वो कणों और तरंगों दोनों में चलता है, तो उनका ये सिद्धांत है। इसके अलावा बहुत सारे सिद्धांत आए थे, आइंस्टीन का सिद्धांत आया था, सापेक्षता का सिद्धांत भी आया था, ये प्रकाश के संबंध में थे। लेकिन जो हमारे इसमें दे रखा है हम वही बात करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। तो आगे देखते इसमें और क्या क्या दे रखा है। तो देखो प्रकाश की द्वैत प्रकृति दे रखी है, द्वैत प्रकृति और दे रखा है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। अब बात करते हैं विभिन्न माध्यम किस किस में पूछी जाती है। देखो एक तो आपकी निर्वातन पूछी जाती है, निर्वातन प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, जो अक्सर पूछी जाती है। दूसरी पूछी जाती है हीरे वाली, जो बोडेंट है, इसकी है 1.25 × 10⁸ ये पूछी जाती है। दूसरी कांच की है, तो कांच की भी कभी कभी पूछ लेते हैं। और जल की है, तो जल की देखो 2.25 × 10⁸ और कांच की है 2 × 10⁸। अब देखते हैं इसमें अलग अलग दे रखा है कि इसमें कहा है कि अलग अलग चीज़ में प्रकाश की जो चाल रहती है अलग अलग रहती है। अब इसके लिए यदि किसी माध्यम में यदि किसी माध्यम का अपूर्णांक u है और उस माध्यम की प्रकाश चाल u है, म्यू और यू दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन इसमें ऐसा लगा कि मतलब म्यू और यू दोनों एक ही चीज़ है, तो वहाँ पर प्रकाश की चाल सी दे रखी है। तो यहाँ पे एक स्पष्टीकरण दे रखा है सूत्र के द्वारा कि उसकी चाल ये होगी। लेकिन मुझे चीज़ समझने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ पूछी जाती है हम वही चीज़ पढ़ेंगे। तो प्रकाश का सबसे बड़े आवर्तन के क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखते हैं प्रकाश का आवर्तन क्या होता है। तो देखो प्रकाश के अपवर्तन से ये चीज़ तो ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि भाई प्रकाश के अपवर्तन का कोई क्वेश्चन बताइए। तो इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रकाश के अपवर्तन संबंधित, तो हम वही चीज़ देखेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं देखेंगे। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में कौन कौन सी पूछी जा सकती है। देखो इसमें कह रहा है कि एक समान माध्यम से प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश का एक पात्र से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो मूल पथ से विचलित हो जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब जैसे इसके उदाहरण देखें, उदाहरण कौन कौन से होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। और इसके अलावा और कोई इसका अगर कोई अच्छा उदाहरण दे रखा होगा अपवर्तन का तो वो देखेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम कोई दूसरी चीज़ देखेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले एक नियम आता है जिसे हम देखते हैं। देखो सबसे पहले तो वही वाला स्नेल का नियम आता है। स्नेल के नियम में क्या रहता है, तो कोई प्रकाश की किरण है, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं इसमें स्नेल के नियम में कि कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक इस पर यह अवलंब खींच लिया और आने के बाद में क्या परावर्तित हो गई। तो उसमें क्या रहता है कि इसमें ये कोण बनते हैं, आई कोण बन गया, इधर ये कोण बन गया, और इसके अलावा क्या रहता है ये अवलंब नीचे जाती है तो ये कोण बन जाएगा। तो इसका एक सूत्र बनता है, तो सूत्र उससे पूछा जाता है, लेकिन सूत्र से भी कोई मतलब नहीं है, हम सीधी बात करेंगे आगे की। तो इसमें के नियमों को भी छोड़ते हैं और आगे चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है और क्या क्या इसमें घटना रहती है प्रकाश के अपवर्तन में। तो प्रकाश के अपवर्तन में सबसे अच्छी घटना मानी जाती है, देखो आपने देखा होगा तो आपने काफ़ी सुना होगा कि प्रकाश के अपवर्तन की महत्वपूर्ण घटना है। आपने देखा होगा कि जब तारे हुआ टुमटुमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। दूसरी इसकी बात करें कि सूर्योदय के पहले एवं सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि सूर्य जब भी डूब रहा होगा तो वो लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रंग का दिखाई देने के कारण क्या है कि उसका जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, जो लाल रंग की, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें जब भी सूर्य उग रहा होगा और सूर्य डूब रहा होगा तो लाल रंग का हमेशा दिखाई देता है। इसके अलावा हम बात करें दूसरी चीज़
के अगर कोई द्रव है, द्रव में कोई क्षण जो वादे कोई भी क्षण हो, अगर वो टेढ़ी होती है तो क्या वो टेढ़ी मतलब कोई भी क्षण में सीढ़ी डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो पानी में जैसे मान लीजिए कोई भी कांच की खड़े थे, कोई और चीज़ है, कोई चीज़ डाले मतलब छड़ होनी चाहिए, तो क्या टेढ़ी दिखाई देती है पानी के अंदर। आप कभी देखें उसको और देख लीजिएगा तो आपको पता पड़ जाएगा। देखो हम 3-4 उदाहरण देखें। एक कोई भी द्रव है, द्रव के अंदर हमें छड़ डाली तो टेढ़ी दिखाई देगी। दूसरी तारों का टूटवान है। तीसरी बात हुई सूर्योदय के पहले और बाद में जब भी सूर्य दिखाई देता है लाल दिखाई देता है। इसके अलावा एक चीज़ और बात करते हैं कि जो नीचे में समुद्र के अंदर जो मछली होती है, तो हम बात करते हैं जैसे मछली है, मछली अगर जल के तली के अंदर है तो क्या है, ऊपर वास्तविक में सही हमेशा ऊँची दिखाई देती है। मछली या सिक्का हो, हमेशा पूछा जाता है कि अगर कोई बाल्टी में सिक्का पड़ा हुआ तो कहाँ पर दिखाई देता है, तो अपनी वास्तविक ऊँचाई को हमेशा ऊपर दिखाई देता है जो भी सिक्का रहता है। इसके अलावा मछली हो या फिर कुछ और हो, और इसके अलावा पानी में भरे हुए किसी बर्तन पड़ा हुआ सिक्का और मछली दोनों चीज़ एक जैसी होती है। और इसमें जो हमने बात की थी अभी जो म्यू सिद्धांत था, और जैसे कि इसमें बात की थी ये वाला, तो इसमें ये दोनों की बात कर लें इस वाली चीज़ की, तो इसमें जैसे जो होता है म्यू, तो म्यू क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया, और उसके अलावा सी होगी प्रकाश की चाल होगी, और कौन सा माध्यम हो गया, माध्यम यू हो गया। तो ये होती है जो प्रकाश की अपवर्तन की जो चाल के बारे में दे रखा रहता है वो नियम करता है। अब इसके अलावा और इसमें कोई अच्छी सी बात करें तो यहाँ पे जो नियम था वो जो स्नेह का नियम बताया था वो नियम की बात कर लेते हैं। वो नियम क्या रहता है, उसमें होता है साइन आई इंटू बटे अपना साइन आर बराबर होता है म्यू। ये स्नेह का नियम होता है, ऐसा पूछा जाता है। स्नेह के नियम का सूत्र पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। और इसके अलावा बात करें प्रकाश के अपवर्तन पे, एक प्रकाश का अपवर्तन ये सारी चीज़ पूछी जाती है, ये 4-5 जो उदाहरण दे रखे। अब इसके अलावा कुछ आगे चलते हैं तो इसमें भी 4-5 3-4 उदाहरण दे रखे। सीधी सी बात करें, इसमें जल में डूबी हुई छड़ और पानी से बड़े बर्तन का स्थान और तारों का टूटवाना है। अब बात करते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। देखो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन क्या होता है कि जैसे कि कोई प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म से अगर कोई जैसे मान लीजिए हमने प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म से एक बढ़ने श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो इस 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। हालांकि इसमें देखिए क्या दे रखा है, इसमें कहा है कि प्रिज्म के अंदर प्रकाश आएगा, यहाँ से टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, इस तरह टकराएगा। ये देखिए आप सीधी सी बात करते हो उसमें। इसके अलावा कोई चीज़ बात करती है, अगर कोई हम प्रिज्म ले लें, प्रिज्म के अंदर प्रकाश की गुजारते हैं तो एक प्रकाश वर्णन जो होता है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इससे बात करते हैं प्रकाश का प्रिज्म। अब इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे देखते गए और प्रकाश का जब परिवर्तन हो गया। अब दूसरी घटना के बाद में बात करें बड़ विक्षेपण। तो बड़ विक्षेपण में क्या रहता है कि कोई भी चीज़ रहती है वो हमेशा तरंग दैर्घ्य के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि क्या रहता है, अगर कोई भी जैसे रंग है तो उसमें एक सूत्र रहता है बिगजोड़। तो बिगजोड़ के आधार पर जो भी सूत्र निकाला जाता है उसके तरंग दैर्घ्य के आधार पर निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है, अब यहाँ इसमें रेड आया और यहाँ पर अगर वॉलेट आया बोलो बैगनी वाला। अब सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेड की होती है, सबसे कम होती है बैगनी। नहीं, ऐसा ही है, देखते हैं ये इसमें क्या पता पड़ जाएगा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म करने के बाद देखते हैं। 1 मिनट। तो हम बात करते हैं सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लाल रंग की होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण क्योंकि हमें दूर से दिखाई देने लग जाता है। तो हमने बताया है, तो बिगजोड़ सूत्र रहता है, सूत्र के आधार पर बात करते हैं तो सीधी बिगजोड़ तो इसमें सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेड की होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। इसलिए बैगनी रंग हमें सबसे कम दिखाई देता है और रेड रंग सबसे कम कितनी भी दूरी वो दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे हो गया जी एक बजे प्रकाश की, मतलब यहाँ से प्रकाश के एक श्वेत प्रकाश होता है, ये निकाला जाता है वहाँ से, तो कैसे निकलता है। और इसी सिद्धांत पे क्या काम करता है, इंद्रधनुष काम करता है। इंद्रधनुष 2 तरीके से बनता है। इंद्रधनुष बनने का 2 तरीका क्या क्या रहता है, देखो एक होता है इंद्रधनुष जो कि सामान्य तरीके से बनता है, दूसरा होता है जिसमें जो कि एक प्राथमिक रहता है, एक द्वितीयक रहता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में बात करें तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले ये 2-3 घटनाओं का आधार रहता है। कैसे, एक रहता है परावर्तन की घटना पर। परावर्तन कैसे क्या होगा, देखो इसमें देखते हैं। पहली घटना इसमें परावर्तन रहेगी, दूसरी घटना पूर्व आंतरिक परावर्तन रहती है तथा अपवर्तन। इसमें तीनों घटना का जिक्र मिल जाता है, मतलब इसमें जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष हमेशा 7 रंग दिखाई देती है। लेकिन इस इंद्रधनुष में बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, देखो इसमें इंद्रधनुष यहाँ पे क्रांतिक प्रवर्तन हम बात करते हैं इंद्रधनुष की, इसकी बात बाद में करते हैं, दे नहीं रखा है यहाँ पे कोई बात नहीं। अब इंद्रधनुष में कैसे कैसे प्राथमिक काम करता है, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राथमिक इंद्रधनुष की। इसमें क्या रहता है, जब आपको बरसात हो जाती है तो बरसात के समय आपने देखा होगा कि आप
सूर्य के विपरीत दिशा में खड़े हो जाएँ तो आपको क्या है, पीछे की ओर हमेशा इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण होता है, इसमें क्यों दिखाई देता है अपन को? तो इसमें देखो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 बार तो परावर्तन होता है। कितनी बार होता है? इसमें 2 बार परावर्तन होता है। परावर्तन होता है कितनी बार? 2 बार। और एक बार इसमें क्या होता है, एक बार 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार इसमें अपवर्तन होगा प्राथमिक मतलब हम बात करते हैं प्राइमरी इंद्रधनुष रहता है, मतलब फर्स्ट नंबर आपको याद रखना, सीधी सी बात। प्राथमिक इंद्रधनुष रहता है, प्राइमरी इंद्रधनुष की बात करते हैं तो इसमें 2 बार और क्या रहेगा, अपवर्तन रहेगा। और एक बार क्या रहेगा इसमें, और एक बार रहेगा परावर्तन। तो ये हो जाएगा प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए। और सेकेंडरी इंद्रधनुष के लिए हम बात कर रहे थे, सेकेंडरी में क्या रहता है, चलो हम बात कर रहे थे प्राथमिक अनुदेश की और द्वितीय नहीं अनुदेश नहीं, सीधी बात करते हैं हम इंद्रधनुष की। तो प्राथमिक अनुदेश में देखा था कि 2 बार उसमें क्या हो रहा था, अपवर्तन होता है और एक बार उसमें परावर्तन हो रहा था। तो एक और जो ही द्वितीय का जो इंद्रधनुष था, इसमें द्वितीय इंद्रधनुष में बात करें तो उसमें 2 बार क्या हो रहा था, 2 बार उसमें परावर्तन हो रहा था और 2 बार उसमें अपवर्तन हो रहा था। मतलब परावर्तन भी उसमें 2 बार हो रहा था और अपवर्तन भी उसमें 2 बार हो रहा था। तो ये वही प्राथमिक इंद्रधनुष की बात है। और ये किसके अंदर आएगा, एक वर्णिक प्रकाश के अंदर जब हो जाएगा उसमें, तो यहाँ से वो उसकी अवधारणा बनती है कि जो बनते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं क्रांतिकोण या पूर्वांतर परावर्तन। तो फिर पूर्वांतर परावर्तन, अब देखो सबसे ज़्यादा इसमें पूर्वांतर परावर्तन है, ना कि क्रांतिकोण। इसमें पूर्वांतर परावर्तन की बात कर ले तो पूर्वांतर परावर्तन क्या क्या बनता है, तो पूर्वांतर परावर्तन में सबसे ज़्यादा हमें उदाहरण पूछे जाते हैं, कौन कौन से उदाहरण है पूर्वांतर परावर्तन के। तो इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है कि कोई भी जैसे पूर्वांतर परावर्तन कैसे होता है, जैसे मान के लीजिए कोई भी एक किरण है और इस पर कोई वस्तु पड़ी और यहाँ से पूरी किरण आई और यहाँ से पूरी लौट गई, तो इसको बोलते हैं पूर्वांतर परावर्तन। अब पूर्वांतर परावर्तन क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, कोई प्रकाश नीचे नहीं गया, जिसमें ऐसे ऐसे नीचे बना थे लेकिन साफ प्रकाश परावर्तित हो गया। तो इसमें सबसे पहले उदाहरण की बात करते हैं तो एक आएगा जो हीरा होता है, हीरे का चमकना, मतलब तो हीरे का इसमें सबसे पहले नंबर आता है। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर उसमें नंबर 2 में आ जाएगा, उसमें क्या है पूर्वांतर परावर्तन है। दूसरी बात करते हैं मृगमरीचिका। मृगमरीचिका आपने देखा और राजस्थान में किस समय यहाँ पर अगर सड़कों के समय गर्मियों के समय में क्या है, पानी का आवास होता है। दूसरी बात करते हैं मृगमरीचिका के साथ में, और एक रेगिस्तानी मृगमरीचिका, दूसरी हो गई पूर्वांतर परावर्तन, और तीसरी मतलब जैसे कांच होता है, कांच को अगर काट दिया जाए, काट कर टूट जाए, कांच टूट जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, दरार आ जाती है। दरार में क्या है कि चमक मारने लगती है, प्रकाश यहाँ से प्राप्त होता रहता है। और इसके अलावा क्या रहता है, पानी रहता है, पानी के अंदर जैसे कि बात करें प्रकाश की कोई भी किरण आती है ऊपर तो लौट जाती है, तो प्रकाश को पानी चमकता हुआ नहीं देता। इसके अलावा एंडोस्कोप होता है, डॉक्टर इसे चेक करते हैं, वो भी किसमें काम आता है, ऑप्टिकल, वो उसमें जो पूर्वांतर परावर्तन काम करता है। उसमें क्या रहता है, जो भी प्रकाश उसमें पड़ेगा, पड़ने के बाद सीधा पूरा परावर्तित हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एंडोस्कोप उत्पाद होती है। और इसके अलावा पूर्व परावर्तन के रूप में क्या क्या किया और परावर्तित कर सकते हैं, देख लेते हैं। पूर्व ऑप्शन मिलता है पूर्वांतर परावर्तन में, हीरे का चमकना, रेगिस्तान मरीचिका और जल पड़ी प्रतिनिधि चमकना, कांचमाई दरार का चमकना और ट्यूबल फाइबर, इसमें पूर्वांतर परावर्तन काम करते हैं। अब बात करते हैं इसमें आगे और चलती हैं आगे, और इसमें क्या दे रखा है। अब देखो क्रांतिकोण की चीज़ में दे रखा था, क्रांतिकोण क्या रहता है, इसमें क्रांतिकोण वाला दे रखा है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विशेष आपतन कोण के लिए एक अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है, इसी अपवर्तन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो ये होता है क्रांतिक कोण, बस ये ही इसमें पूछी जाती है और ये लिख के आता है, उसमें पूछा जाएगा। मतलब इसमें दे रखा क्रांतिक कोण कौन सा होता है, तो उसकी इतनी घटना का इसमें वर्णन रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परावर्तन। परावर्तन जिसमें कि अगर कोई प्रकाश आया और प्रकाश को डिफ्रैक्ट होकर वापस चला जाए तो उसे परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन कैसे होगा भाई, परावर्तन की सबसे पहले हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, दर्पण की आवश्यकता होती है। अब दर्पण कैसे होते हैं, देखो एक होगा गोली दर्पण, एक होगा कक्षा समतल दर्पण। मतलब गोली दर्पण की बात करेंगे जिसमें आ जाएगा अवतल दर्पण आ जाएगा और उत्तल दर्पण आ जाएगा। वहीं बात करते हैं समतल दर्पण, तो समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण क्या जाएगा, तो इसमें देखो सही चीज़ लिखी है, उसे सीधी पढ़ लेती है और सारी सब स्पष्ट हो जाएगी। तो समतल दर्पण की बात करते हैं तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, सबसे पहले देखेंगे इसमें हमारी श्रृंगार मेज के प्रयुक्त दर्पण को इसमें काम आता है, ठीक है ना। और इसके अलावा किसमें काम आ सकता है इसमें, और देखो और कहीं अब देखो समतल दर्पण हमारे चेहरे का प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहलाता है ये। और इसमें एक चीज़ क्या पूछी जाएगी, समतल दर्पण बना जो प्रतिबिंब कैसा रहता है, वो आभासी रहता है और सीधा रहता है, ये सीधे से क्वेश्चन आ जाएगा। समतल दर्पण बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। और इसके अलावा नीचे बात करते हैं, समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है जितनी दूर पर
जो भी वस्तु रखी रहती है। दूसरे शब्दों में प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण के बराबर दूरी पर होते हैं, परंतु वे समतल दर्पण के विपरीत विपरीत सतहों पे होते हैं। मतलब क्या 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 कह रहा है कि सीधे अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, जैसे सीधी बात करें कोई वस्तु हमने यहाँ रखी है और यहाँ पे दर्पण रखा है, तो क्या यहाँ पे दिखाई देगा ना, उतनी ही दूरी पे दिखाई देगा जितनी दूरी पे वस्तु रखी हुई है। और इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। हाँ, और दूसरी बात, जैसे अगर सत्तर दर्पण के सामने खड़े हैं और हम इसलिए ये हम खड़े हैं, इसके दो हाथ हैं। अभी हमें ये हाथ दिखाई देगा तो ये क्या है, हमें ये इसमें इस साइड का हाथ दिखाई देगा, ये इस साइड का हाथ दिखाई देगा। मतलब कोई भी व्यक्ति होता है उसमें अगर दायां हाथ करेगा तो बायां हाथ दिखाई देगा, बायां हाथ करेगा तो दायां दिखाई देगा। ये सप्तम दर्पण के बारे में कहा जाता है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण क्या दो प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण का सबसे पहले उपयोग कौन सा होता है ये देख लेते हैं। देखो ये है जिसकी सतह हमने क्या किया है, इसकी बाहर वाली सतह कर दी है, ये हो गया अवतल दर्पण। अब मान चलिए इसी को हम अगर अंदर की सतह कर देते हैं तो क्या होता है उत्तल दर्पण। लेकिन अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग किस किस चीज़ में होता है। देखिए उत्तल दर्पण का हम उपयोग देख लेते हैं, सीधी सी बात है। जब आप गाड़ियाँ चलाते हैं तो गाड़ी के समय आपने जो शीशा लगा रखा है बगल का, उत्तल दर्पण के रूप में काम किया जाता है। और इसके अलावा उत्तल दर्पण के रूप में और अच्छा उदाहरण देखें तो अब उत्तर दर्पण के देखते हैं उत्तर दर्पण किस काम का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दर्पण में। एक तो क्या दर्पण को जो पीछे वस्तु बनती है, सबसे पहले गाड़ी की चालक रहता है, गाड़ी के चालक के रूप में जो शीशा उपयोग किया जाता है वहाँ दिया जाता है। इसके अलावा ये सोडियम प्राप्त की लेंस के रूप में किया जाता है, सोडियम की लेंस होते हैं उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम लेंस शायद बत्ती में काम आती है, इसलिए उसमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आता है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो अवतल दर्पण ये हो गया और इसका जस्ट उल्टा करते हैं किस प्रकार से, इस प्रकार यहाँ पे शीशे करते हैं तो ये चलता हो जाए। अब अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग तो क्या क्या उपयोग कहाँ उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण को। तो सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं जो जो बड़ी फोकस दूरी होती है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गाड़ी बनाने के काम में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो आँख नाक कान होती है वहाँ पे जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर इसको नाक कान का लेकर रूप में उपयोग करता है। और इसके अलावा बात करते हैं सर्च लाइट होती है, गाड़ियों की हेडलाइट, सर्च लाइट के रूप में उपयोग करता है। और सोलर कुकर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चार जगह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब इसके अलावा और बात करते हैं इसमें कौन सा आएगा। देखो यहाँ पर दे रखा है अवतल दर्पण में दांतों के रूप में उपयोग किया जाता है। और तेज प्रकाशपूर्ण क्रॉस लाइट बाणों की सर्च लाइट हेडलाइट के रूप में किया जाता है। और दाढ़ी बनने वाला हजामत दर्पण के रूप में। और इसमें तो उत्तल दर्पण दे रखा है। उत्तल दर्पण देखो उसमें सतह की इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करके इसकी सतह को रंगीन कर दिया, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को जो कहाँ का उपयोग किया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें उपयोग इसके दे रखे हैं भाई, इसके उपयोग तो नहीं दे रखे, लेकिन देखो इसमें दे रखा है एक तो यातायात के रूप में किया जाता है और पश्च दर्पण को देखने में किया जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं लेंस की। अब तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस हो जाएगा, एक अवतल लेंस हो जाएगा। तो लेंस में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी वो देखते हैं, और इसमें इसकी कोई क्षमता वगैरह रहेगी तो वो देख लेते हैं। तो लेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर लेंस कोई देखता है तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस, इसका कोई अच्छा सा उदाहरण देखें तो हमारे कोई काम का हो। तो अगर कोई काम का नहीं तो इसे छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो लेंस की इसमें क्या दे रखा है, इसका हमेशा पूछा जाता है लेंस की क्षमता क्या रहती है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है। और लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है, तो डायोप्टर में इसकी क्षमता नापी जाती है। इसमें कहीं दे रखा है डायोप्टर में नहीं। तो और दूसरी बात लेंस का उपयोग हम क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ आँखों की खराब हो जाती हैं, कम ज़्यादा दिखाई देने लगता है, उसमें लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस का उनसे उपयोग करते हैं, तो अभी देखते हैं इसमें 200 होती हैं, हम 200 के रूप में दिखाई देता है, तो ठीक है नहीं हम बताते हैं। देखो इसमें कुछ दे रखा है, ये क्या दे रखा है, आँखों की रोशनी दूर वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष होता है, तो उससे उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का, कौन से के लिए, निकट के लिए अवतल लेंस का उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें लेंस में देखो सबसे पहले लेंस देखा है अवतल में क्या किसके लिए उपयोग किया जाता है, अवतल निकट दृष्टि के लिए। वहीं दूसरा जो होता है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि के लिए। इसमें कुछ चीज़ और रहेगी जिसमें हम बात करते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर में नापी जाती है, वो नहीं इसमें दे रखा है। तो लेंस की क्षमता की बात कर लेंगे तो यहाँ पर खाली जगह, तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम आएगा। लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर में नापी जाती है, इसको DC देखते हैं। और इसके अलावा और इसमें क्या कहते हैं, और इसके नेत्र की जो वो रहती है बीमारियाँ, इसमें बीमारी में दे रखा है, नहीं इसमें बीमारी दे रखा। और इसमें क्या रहता है, जो प्रकाश का व्यक्तीकरण, तो प्रकाश का व्यक्तीकरण दे रखा है। और साथ में इसमें क्या रहेगा, प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण और प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन देखो प्रकाश का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है, क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन होने के लिए, तो इसमें कुछ उदाहरण रहते हैं। तो सबसे पहले वो देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण क्या रहते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे दिखाएंगे, सबसे पहली बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या रहता है, जो आसमान है, आसमान का नीला दिखाई देना नंबर 1 ये आ जाएगा। दूसरा समुद्र का नीला दिखाई देना वो आ जाएगा। तीसरा जो जो सूरज होता है ना,
उगने से पहले सुबह सुबह शाम जल्दी दिखाई देने लगता है, लेकिन वो दिखाई देने लगता है। वहाँ पर लाल प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, देने दिखाई नहीं देता है। तो 3 उदाहरण हो जाएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और इसके अलावा और कौन सा हो सकता है इसमें? प्रकाश आकाश का नीला दिखाई देना, खतरे के जो लाल सिग्नल बनाए जाते हैं वो हमेशा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं दूसरे दिखाई देने लगते हैं। और इसके अलावा और कौन सा होता है जब वो समुद्र का नीला दिखाई देते हैं, सही चीज़ प्रकाश का उपयोग है। अब और इसमें और क्या बच्चा देख लेते हैं। और इसके अलावा हमारा लेंस क्षमता होगी, प्रकाश का कृष्ण हो गया, अपरोच हो गया, परावर्तन हो गया। और अगर इसमें बहुत कोई चीज़ बच रही तो वो देख लेते हैं। और क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बचा, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी हो गया अपना, प्रकाश का ऑप्टिकल फाइबर से मिला चुके हैं, लेंस की पावर क्षमता हो चुकी है, इंजन उसके अब प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवण और प्रकाश का व्यक्तीकरण। तो प्रकाश के व्यक्तीकरण में क्या रहता है? इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं जो अच्छी से समझ में रहती है, इसमें हम समझते हैं। प्रकाश के व्यक्तीकरण उसमें क्या रहता है? दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें एक ही गति में एक ही दिशा में गति करती है। तो एक ही दिशा में गति करती है तो माध्यम भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रणामी होता है। जैसे मान चलिए कि इधर कोई जैसे कि हम बात करें, इधर कोई दीवार है, जैसे अरे इधर आ जाए, अरे वही अच्छा एक मिनट, जैसे कि बात करें इधर कोई दीवार है, इधर खाली जगह है, तो क्या प्रकाश को मान चलो खाली जगह तो प्रकाश से घूम के आया, इधर भी कोई दीवार है, इधर भी कोई दीवार है, तो यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराने का तो यहाँ टकराया, तो यहाँ से फिर यहाँ आया, और ये कोई प्रकाश की किरण जैसे घूम के आई, तो इसीलिए यहाँ पे क्या दोनों के जो आयाम होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि प्रकाश की किरण घूम के आई है, इधर आई है। तो वही यहाँ पे कह रहा है जो प्रकाश की जो प्रकाश का आयाम होता है भिन्न बिंदुओं परमाणु तीव्रता और अलग अलग तीव्रता से भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम बात करें कुछ बिंदुओं पर, कैसे कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगी। जैसे मान चलो कि आपने जैसे कभी कभी बैंड बाजी में आवाज़ नहीं होगी, तो कभी का एकदम तेज़ आवाज़ आ जाती है, कभी का धीमी आवाज़ आ रही है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का क्या? व्यतिकरण। अब प्रकाश का व्यतिकरण क्या? दो प्रकार का होता है। कैसे कैसे दो प्रकार का होता है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे प्रकाश के व्यतिकरण दो प्रकार के हैं। एक होता है संपोषी, एक होता है विसंपोषी। तो विसंपोषी संपोषी में क्या होता है कि जब वो प्रकाश की जो जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश का स्रोत हो गया, ये हम बात करेंगे ये प्रकाश का स्रोत है। अब यहाँ से कोई किरण निकली और यहाँ से कोई किरण निकली और दोनों जो घूम के आए वो एक ही समय पे एक ही जगह पर आ गए, तो वो प्रकाश का व्यतिकरण। मतलब कौन सा होगा? संपोषी। अगर ये प्रकाश की किरण घूम के एक यूँ करके से आई और फिर एक दूसरे कहीं और घूम के आए, तो ये क्या होगा? प्रकाश का जो होता है विनाशी व्यतिकरण। तो ये दो प्रकार का पाया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं ध्रुवण। ध्रुवण क्या रहता है? प्रकाश के ध्रुवण की बात करते हैं तो उसमें प्रकाश का एक तो मतलब एक तरह से ध्रुवित हो जाता है। किस तरह के ध्रुवित हो जाता है इसमें बात करते हैं। प्रकाश के ध्रुवण में बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है? इसमें कंपन होता है और प्रकाश का संचरण होता है। जैसे कि बात करें हम सीधी, अब जैसे कि कोई प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है, अब इसमें कंपन भी इसी दिशा में इस प्रकाश से हो रहा है और प्रकाश भी आगे बढ़ रहा है, तो इसका क्या? प्रकाश का ध्रुवण क्या जाता है। वहीं एक बात और आती है प्रकाश का पोलराइजेशन। तो प्रकाश के पोलराइजेशन में क्या होता है कि इसे जो समतल जो प्रकाश का उपयोग करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब समतल ध्रुवीय प्रकाश क्या होगा? इसमें पोलराइड एक बड़ी फिल्म होती है जो कि नाइट्रोसेल्यूलोज या हर प्रकार की मिश्रण की बनी होती है, और इस फिल्म में दो कांच का प्लेट बीच रखी गई है, मतलब दो कांच की प्लेट रखी जाती है, उसके बीच में ये प्रकाश शायद गुजारा जाता है, तो वहाँ से क्या होता है? प्रकाश का पोलराइजेशन होता है, जैसे प्रकाश के पोलराइज के अंतर आता है। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है। प्रकाश का हमने प्रतिकरण कर लिया, प्रकाश का व्यतिकरण कर लिया, और प्रकाश का व्यतिकरण में व्यतिकरण देखा था संतोषी विनाशी। इसके अलावा बात करते हैं अपवर्तन, अपवर्तन के बाद में क्वांटम प्रवर्तन, और क्वांटम प्रवर्तन में लेंस के बाद में हम आ गए दर्पण और एक वर्णी प्रकाश के बारे में पढ़ा, और ये सारी चीज़ कंप्लीट की। अब इसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक हो उसे कंप्लीट करेंगे। आज के लिए